Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about state of power sector in Assam. So इस आर्टिकल में तो ज़्यादातर पावर सेक्टर इन असम के बारे में बात की गई है. सो दिस आर्टिकल इज़ यूज़फुल फॉर आवर सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन मैं इस आर्टिकल की मदद से इन जनरल पावर सेक्टर के बारे में भी बात करूंगा. सो दिस आर्टिकल विल बी इम्पॉर्टेंट और द आइडियाज़ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो मैं ये वैल्यू एडिशन करूँगा जिससे पेपर 4 में भी कुछ मदद मिल जाए. तो सबसे पहले तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम विच इज़ वेरी मच हिंज्ड अपॉन रिवाइवल ऑफ पावर सेक्टर. अगर किसी भी स्टेट में पावर सेक्टर एफिशिएंट नहीं है और स्टेबल नहीं है तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्री को पावर एक मेन उसकी इनपुट है. तो पावर सेक्टर आसाम के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरेटिक है अभी तक, और यही कारण है, एक मुख्य कारण है कि आसाम के अंदर इंडस्ट्रीज़ आर नॉट वेल डेवलप्ड. सो क्या चैलेंजेस हैं पावर सेक्टर के लिए आसाम के अंदर, वो ज़रा देखते हैं. ह्यूज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस. तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते टाइम में ही बहुत सारा लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये क्यों होता है इसको भी ज़रा समझिए. देखिए, जहाँ पे भी पावर प्लांट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ट्रांसपोर्ट की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है ये हाई वोल्टेज पावर लाइन्स पे जाते हैं. इनको हम लोग हाई ट्रांसमिशन लाइन्स कहते हैं. अब ये जो हाई ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं इनमें पावर लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होता है ना, तो इसी कारण से ज़्यादा एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और इस कारण से पावर लॉसेस कम होता है. लेकिन जैसे जैसे हम अपने सेटलमेंट के नज़दीक आ जाते हैं शहरों में या गाँव में, तो फिर हाई ट्रांसमिशन लाइन से, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से फिर हम लोग जाते हैं लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे. और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कैसा है कि फिर पावर लॉसेज बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ज़्यादा होता है. तो मुद्दा ये है कि अगर हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करना है तो हाई ट्रांसमिशन लाइन या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को लंबा रखना होगा और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को कम रखना होगा. लेकिन हमारे स्टेट में थोड़ा उल्टा है, तो इसी कारण से देयर इज़ हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज. जरा देखिए क्या होता है. अब देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई ट्रांसमिशन लाइन, इसमें हाई वोल्टेज होगा तो लेस ट्रांसमिशन लॉस होगा. ये है लो ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें लो वोल्टेज होता है तो हाई पावर लॉस होता है. 400 किलो वोट की ये है वोल्टेज है, तो यहाँ पे पावर लॉस कम होगा. अब एक बार ज़रा सा यही देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले पॉइंट्स पे आएंगे. होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमारे स्टेट के अंदर या पूरे इंडिया भर में बहुत ज़्यादा है. रीज़न बीइंग कि ये जो हमारा अर्बन सिस्टम है या रूरल एरियाज़ में भी इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसमें लो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है. इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इधर उधर पे घर बसे हुए हैं, राइट. तो फिर दूर दूर तक घरों पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में लो ट्रांसमिशन की इलेक्ट्रिसिटी लाइन से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा हो जाता है. और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वो लॉसेज हैं जिसके लिए कोई पे तो करता है नहीं. तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो डिस्कॉम को, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को झेलना पड़ता है. और यही कारण है कि हमारे यहाँ की कई सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे हमारे आसाम के अंदर APDCL, ये लॉस में है. क्यों? क्योंकि हाई ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहा है. ये वाली जो लेंथ होनी चाहिए पावर स्टेशन से लेकर के हाई ट्रांसमिशन लाइन से, ये ज़्यादा होनी चाहिए, लो ट्रांसमिशन लाइन कम होनी चाहिए. लेकिन हम इधर उधर ऐसे घर बना लिए हैं, हमने हैपहैज़ार्ड अपना सेटलमेंट कर दिया है कि फिर लो ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा है और लो ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा होने के कारण पावर लॉसेज ज़्यादा होता है. जी, फॉर एग्जांपल देखिए, आइडियली सजेस्ट किया गया है कि अगर लो ट्रांसमिशन लाइन 1 किलोमीटर है तो हाई ट्रांसमिशन लाइन होना चाहिए 1.2 किलोमीटर. दैट इज़ द रेशियो 1:1.2. लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए हमारे देश का एवरेज, तो लो ट्रांसमिशन लाइन 3 किलोमीटर है और हाई ट्रांसमिशन लाइन 1 किलोमीटर है. तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, जबकि होना चाहिए उल्टा, ये 1 है तो ये 1.2 होना चाहिए. सो आइडियल से तो काफ़ी दूर है. वही अगर आसाम की बात की जाए तो लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन का रेशियो तो और भी ख़राब है. ये लो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लगभग 4 किलोमीटर है, उसके तुलना में हाई ट्रांसमिशन लाइन की तो लेंथ बस 1 किलोमीटर है. तो 4:1 का रेशियो. और यही कारण है कि आसाम के अंदर वन ऑफ द हाइएस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होता है, समवेयर क्लोज टू 22%. तो दिस इज वन रीजन बिहाइंड ह्यूज लॉस टू APDCL.
उसके अलावा ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है बार बार पे। अब अभी देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, चैलेंजेस फेस्ड बाय पावर सेक्टर। तो पहला चैलेंज क्या है, हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, और उस कारण से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको लॉस उठाना पड़ता है। दूसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बार बार पावर कट्स होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट में। उसके अलावा पावर सेक्टर की अलग प्रॉब्लम है हमारे असम के अंदर, ओनली 25% ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ असम इज मेड थ्रू द स्टेट सोर्सेज, रेस्ट इज इम्पोर्टेड। तो जितना भी हमारा पावर रिक्वायरमेंट उसका लगभग 75% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मेन कंपनियां हैं पावर सेक्टर को लेकर के, जेनकॉम यानी कि पावर जनरेशन कंपनी, असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड APGCL, एंड डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों ही बहुत हेवी लॉसेज में हैं। उनके ऊपर बहुत सारा डेट अमाउंट भी बढ़ चुका है, कर्ज भी बढ़ चुका है, और पावर थेफ्ट के भी प्रॉब्लम है, जिस कारण से इन कंपनियों को लॉस हो रहा है। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन पावर डिस्कॉम्स और जेनकॉम्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? स्टेप्स टेकन टू रिवाइव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड पावर जनरेशन कंपनीज। तो आसाम सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल एक सेपरेट बजटरी एलोकेशन किया गया है बाय हर आसाम सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। देखिए APDCL को मेन लॉस होने के पीछे कारण आसाम सरकार खुद है। आसाम सरकार के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं जिन्होंने APDCL को पे नहीं किया है, बकाया है अभी। ठीक है, तो आसाम सरकार ने बजट एलोकेशन में क्या किया है कि अलग अलग आसाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को फंड एलोकेट किया है ताकि वो अपना APDCL का बकाया डेट अमाउंट पे बैक कर सकें। उसके अलावा भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है उदय स्कीम। तो उदय स्कीम तो देखिए थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सेक्टर पे जब भी सवाल आ जाए। तो उदय स्कीम को लाया गया था 2015 में, 5 साल के लिए था, 2020 तक। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो आप देख करके समझ रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए ये स्कीम लाया गया है। इसमें सरकार ने क्या कहा, भारत सरकार ने 2015 के बजट के थ्रू अनाउंस किया कि जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जैसे APDCL वगैरह, उनका जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी उनके ऊपर अभी तक उधार है, डेट है, उसका 75% डेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स लेंगी अपने ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करेगी भारत सरकार। तो इस तरीके से उदय स्कीम के अंतर्गत APDCL के ऊपर मान लीजिए कि 100 करोड़ का अगर डेट है तो 75 करोड़ का डेट स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेगी, बस 25 करोड़ रह जाएगा APDCL के ऊपर। उसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस को कम करने के लिए। टेक्निकल लॉसेस क्यों होते हैं? वही हाई एंड लो ट्रांसमिशन वाले वोल्टेज के कारण। अगर हाई ट्रांसमिशन की लाइन कम है, लो ट्रांसमिशन की लाइन ज़्यादा है, तो उस कारण से जो लॉसेज होते हैं, पावर लॉसेज, उनको कहा जाता है टेक्निकल लॉस। और अगर पावर थेफ्ट हो रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं या मीटर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल लॉस। तो दोनों ही तरह के लॉस को एड्रेस करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए अंडर उदय स्कीम। उसके अलावा उदय स्कीम के अंतर्गत देयर विल बी फोकस, और देयर वाज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो अवेलेबल 24/7 फॉर ऑल एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये है उदय स्कीम। उसके अलावा पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है। इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को मैं अगले पेज पे डिस्कस करूंगा। अभी ये पास नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है वो भी ज़रा समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स लाया गया, यानी कि हम सारे जो कंज्यूमर्स हैं, बिजली को जो कंज्यूम करते हैं उसके बदले में पे करते हैं, वी कंज्यूमर्स हैव सर्टेन राइट्स, दैट राइट्स हैव बीन रिलीज्ड एज पर पावर मिनिस्ट्री, दैट वाज रिलीज इन दिसंबर 2020। तो ये क्या क्या हमारे अधिकार हैं कि हमें कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई होना चाहिए, ऑन डिमांड हमारा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। तमाम जो राइट्स हैं ये मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 दिसंबर 2020 को कवर कर रखा है। सो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स को अगर आप जानना चाहते हैं, यू कैन वॉच दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। अदरवाइज मेंस में देखिए इतना डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेंस में आपको यही पूछा जाएगा असम के अंदर पावर सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पावर थेफ्ट बता देना, हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन लाइन बता देना, असम सरकार के डिपार्टमेंट्स ने पेमेंट नहीं किया ये बता देना। ओवरऑल हमारे देश के अंदर भी यही सारे प्रॉब्लम्स हैं। भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो ये सारे स्टेप्स। असम सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो ये स्टेप। तो भारत सरकार के 3 स्टेप तो हम देख चुके हैं, उदय स्कीम,
ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स टू कंज्यूमर रूल्स। उसके अलावा बजट 2022 में जो अभी हाल फिलहाल में बजट लाया गया था, उसमें आपको याद होगा 4-5 दिनों पहले ही मैंने बताया है कि भारत सरकार ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन हैव अ फिस्कल डेफिसिट अप टू 4% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आउट ऑफ दोस 4%, 0.5% विल बी यूज्ड फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, तो उसको देखते हैं। ये ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में लाया गया था, प्रपोज किया गया था, ऑफकोर्स ड्राफ्ट फॉर्मेट में है। अब ये बिल रखा नहीं जा रहा है क्योंकि इसको लेकर के कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या है प्रोविजंस, पहले वो समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। सबसे पहला प्रोविजन रखा गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाए, तभी जाकर के एफिशिएंट तरीके से और कॉम्पिटिटिव तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे APDCL है, इस तरह की कंपनियों को जब तक हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक ये बेहतर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके अलावा एबोलिश क्रॉस सब्सिडी सिस्टम। क्रॉस सब्सिडी सिस्टम क्या होता है ज़रा देखिए। जैसे हम हाउस होल्ड्स को सस्ते दामों पर बिजली मिलती है, वही कॉमर्शियल यूनिट्स को महंगे दामों पर बिजली मिलती है। बिजली तो बिजली है भाई, हर यूनिट का वही चार्ज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि बिजली का कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट, तो कॉमर्शियल यूनिट से लिया जाएगा 12 रुपये पर यूनिट, और हाउस होल्ड्स को सस्ते दामों पे दिया जाएगा 8 रुपये पर यूनिट, और यहाँ से जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया वो हाउस होल्ड के वही 2 रुपया सस्ता कर दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज क्रॉस सब्सिडी सिस्टम। तो अब फोकस ये किया जा रहा है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में कि क्रॉस सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए ताकि कॉमर्शियलाइजेशन बढ़े, पावर सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने की बातचीत की गई है, जो कि जिसके पास एक सिविल कोर्ट का पावर होगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पावर जनरेशन कंपनीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए रिगार्डिंग पावर परचेज एग्रीमेंट, तो उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये सब कुछ बातें थी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के अंदर। ऑफकोर्स ये अभी तक ड्राफ्ट फॉर्मेट में है। रीजन बीइंग जो पहला प्रोविजन है प्राइवेटाइजेशन का, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको पता होगा APDCL के एम्प्लॉयज़ ने कितना प्रोटेस्ट किया कि हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हैम्पर होगा, हमारी नौकरी पर असर पड़ेगा, हमारे परिवार पर असर पड़ेगा। ये भी कहना है कि अगर सब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो बिजली का कॉस्ट बढ़ जाएगा, खासकर क्रॉस सब्सिडाइजेशन जब खत्म हो जाएगा तो हाउस होल्ड के लिए, जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए बिजली का कॉस्ट बढ़ जाएगा, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। उसके अलावा एंटी फेडरल प्रोविजन बताया जा रहा है। सिंस प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट रन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विल कर्टेल द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर को कर्टेल किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू लॉ, इसलिए इसको एंटी फेडरल भी बताया गया। एंड अनएथिकल भी बताया गया कि जब पूरे देश में कोरोना और पैंडेमिक और इस सब के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, उस केस में आप और प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। सो दिस इज अनएथिकल ऑल्सो। सो इन सारे ग्राउंड्स पे पावर ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का आपसे कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मैंने। इस तरह का सवाल आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है आने वाले APSC मेंस में। The next article is taken from international segment. It is about artificial snow for Winter Olympics, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो देखिए स्नो, आपको पता है कि विंटर ओलंपिक्स में ज़्यादातर वही खेल होते हैं जिसके लिए स्नो की ज़रूरत होगी, राइट, स्केटिंग वगैरह। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे दुनिया भर में स्नो की कमी हो रही है धीरे धीरे, इसीलिए जहाँ पे भी इस तरह की विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट कराई जाती है वहाँ पे आजकल आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया जाता है, स्नो बनाया जाता है। जैसे विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में हो रहा है बीजिंग में, वहाँ पे भी ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया जाएगा। रसिया के अंदर हुआ था 2014 में सोची विंटर ओलंपिक्स, वहाँ पे भी 80% आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया गया था। साउथ कोरिया में प्योंगयांग में विंटर ओलंपिक्स इन 2018, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया गया था आर्टिफिशियल स्नो का। तो मुद्दा ये है कि आर्टिफिशियल स्नो तो लगभग हर विंटर ओलंपिक्स में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि स्नो वैसे भी घटता जा रहा है ऑन लैंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब स्नो बनता कैसे, आर्टिफिशियल स्नो बनता कैसे, वो भी ज़रा समझिए। एक इस तरह की मशीन होती है जिसका नाम है टेक्नो एल्पिन मशीन। ये क्या करती है, ये टेक्नो एल्पिन मशीन कि हवा में इस तरह से मिस्ट, जो धुंध होता है ना, धुंध, उसको बहुत ठंडे बहुत कम लो टेम्परेचर के ऐसे मिस्ट रिलीज़ करती है, और वो मिस्ट जो है हवा से मॉइस्चर पकड़ के और वो फिर सॉलिड आइस बन करके या स्नो बन करके वो गिरता रहता है। तो लगभग 60 मीटर की हाइट तक ये मिस्ट को रिलीज़ करता है और वो हवा में ही वो स्नो बन करके गिरता रहता है। यह है टेक्नो एल्पिन मशीन जिसकी मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाया जाता है। अब ये जो मिस्ट बनाया जाता है इसमें भी क्या किया जाता है ज़रा देखिए। छोटे छोटे जो
आइस होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर वाटर को इंजेक्ट किया जाता है अलॉन्ग विथ सर्टेन केमिकल्स, ताकि ये जो मिस्ट हैं काफ़ी हार्ड हो जाए। ठीक है, तो इससे फिर कैसा होता है कि जो स्नो बन करके आता है आर्टिफिशियल स्नो, वो भी काफ़ी हार्ड रहता है। काफ़ी हार्ड रहने से होता क्या है कि वो जल्दी पिघलता नहीं है, जल्दी पिघलता नहीं है तो फिर इस पर आराम से खेल हो सकता है। नॉर्मल स्नो कैसा होगा, थोड़ी सी भी टेम्परेचर नॉर्मल होगी, धूप खिलेगी तो स्नो पिघल जाएगा। तो आर्टिफिशियल स्नो में वो लोग क्या करते हैं कि आइस क्रिस्टल, पानी का क्रिस्टल लेते हैं छोटा छोटा, उसमें अंदर में वाटर डालते हैं और उसके साथ कुछ केमिकल मिला करके डालते हैं ताकि वो आइस क्रिस्टल थोड़ा सा इनलार्ज भी हो जाए और काफ़ी हार्ड हो जाए, और फिर वो मिस्ट बना करके रिलीज़ करते हैं। और वो मिस्ट से फिर जब स्नो बन करके गिरता है तो स्नो काफ़ी हार्ड होता है, स्टेबल होता है, जो रिलेटिवली जल्दी पिघलता नहीं है। अब करंट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बताया गया है कि ये बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स कराई जा रही है, जिसमें आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दो तरीके से काफ़ी खतरनाक है। एक तो एथलीट्स के हेल्थ को लेकर के और दूसरा इन्वायरमेंट को लेकर के खतरनाक है। एथलीट्स को हेल्थ को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सिंस ये आइस काफ़ी हार्ड है तो इस पे कैसा है कि एथलीट जो है काफ़ी फास्ट तरीके से स्किड करेंगे, बहुत फास्ट मूवमेंट हो पाएगी, बहुत फास्ट स्किड करेंगे, बिकॉज दिस आइस इज़ वेरी हार्ड। और हार्ड होने के कारण कैसा है और कि उनके गिरने, जब वो गिरेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। तो दो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ ऑफ द एथलीट्स पे। पहला तो दे विल बी स्किडिंग एट ए लार्जर पेस, तो इस कारण से अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और दूसरा, चूंकि हार्ड आइस है तो इस पर जब गिरेंगे तो उनको चोट ज़्यादा लगेगी, फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बीजिंग वाला जो एरिया है वैसे ही वो वाटर स्कैरसिटी वाला एरिया है। अगर ग्रीन पीस जो एक इन्वायरमेंटल एनजीओ है उसकी 2018 की रिपोर्ट मानी जाए तो चाइना के 82% ग्लेशियर्स तो ऑलरेडी पिघल चुके हैं और 1/5 ऑफ द आइस कवर हैज बीन ऑलरेडी लॉस्ट सिंस 1950। और उस वैसे हालात में मुद्दा यह है कि फ्रेश वाटर तो एनी वे इज़ इन स्कार्स इन द बीजिंग रीजन, वहाँ पे आप इतना सारा फ्रेश वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए, सो दैट विल क्रिएट मोर वाटर स्कैरसिटी इन बीजिंग आफ्टर दिस विंटर ओलंपिक्स। सो दिस इज़ हाउ इन्वायरमेंटली भी ये साउंड आइडिया नहीं, और एथलीट्स के हेल्थ के लिए भी ये निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from national segment. It is about motion of thanks. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. It is also important from our syllabus और maybe for PSIR optional students. सबके लिए तो important नहीं है, PSIR optional students के लिए 1B segment में से, that is regarding quality of debate in parliament. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें मोशन ऑफ थैंक्स समझना होगा। तो आपको एक बात तो पता है ना कि हर साल जब बजट रखा जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही, इनफैक्ट बजट रखने से पहले द प्रेसिडेंट मेक्स एन एड्रेस टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन और द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो मान लीजिए कि जब भी लोकसभा चुन करके आएगी तो जो पहला सेशन होता है या फिर बजट से पहले हर साल प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को, यानी कि जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करते हैं। तो इलेक्शन के बाद पहली बार जब भी मीटिंग होती है तो प्रेसिडेंट आते हैं और जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, और हर साल बजट से पहले जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। और प्रेसिडेंट जो इस एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग को ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें वो अचीवमेंट्स बताते हैं मेनली कि हमारी सरकार ने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और दूसरी बात वो बताते हैं कि आने वाले क्या क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी सरकार की। आई होप आप ये बात तो समझ ही रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे वर्क इन अंडर द नॉमिनल हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी सरकार चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी हो, लेकिन दे वर्क इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट नेम या नॉमिनल हेड इज़ द प्रेसिडेंट। तो इसी कारण से प्रेसिडेंट बताएंगे कि हमारी सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया। भले है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्योंकि वही प्रधानमंत्री है, रियल पावर तो उनके हाथ में है, लेकिन प्रेसिडेंट को थियोरेटिकली या नॉमिनल तरीके से हेड बनाया गया एग्जीक्यूटिव का। तो वो बताते हैं कि हमारी सरकार के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे अभी तक और आने वाले क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। एक बार जब प्रेसिडेंट एड्रेस कर देते हैं जॉइंट सेशन को, जॉइंट सिटिंग को, तो उसके बाद जॉइंट सिटिंग जो है वो एक मोशन ऑफ थैंक्स रिलीज करता है। ये जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा, वो अलग अलग मोशन ऑफ थैंक्स प्रपोज करती हैं। मोशन ऑफ थैंक्स, अलग अलग मोशन ऑफ थैंक्स। सरल से इसका मतलब ये है कि सर आप आए, आपने हमें बताया, वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, और अब हम आपके इस सजेशन को, जो भी आपने बातें बताई हैं कि सरकार के अभी तक के क्या अचीवमेंट थे और आगे क्या पॉलिसीज रहेंगी, उस पर हम अपना थैंक्स
एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए एक मोशन रीच किया जाता है। उस मोशन पे थोड़ा बहुत डिबेट होता है, कोई नई चीज़ें कोई ऐड करना चाहे तो कर सकता है कि सर आपकी बातें तो सब ठीक थी लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ये बात भी होनी चाहिए, ये बात भी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मोशन ऑफ थैंक्स पे थोड़ा बहुत डिबेट होता है और डिबेट के बाद मोशन ऑफ थैंक्स को वोट किया जाता है और वोट करके मोशन ऑफ थैंक्स को पास करा दिया जाता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना चाहिए, क्योंकि अगर मोशन ऑफ थैंक्स खासकर लोकसभा में ना पास हो तो इसको माना जाएगा कि ये सरकार का डिफीट है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, एंड दैट अल्टीमेटली विल लीड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोडक्शन इन लोकसभा एंड दैट विल लीड टू डिक्लाइन ऑफ द गवर्नमेंट। सो मोशन ऑफ थैंक्स शुड बी पास्ड एटलीस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। दोनों हाउस में पास हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मोशन ऑफ थैंक्स इज मेंशन अंडर आर्टिकल 86 एंड 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब करंट न्यूज़ ये है कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने मोशन ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेशन को एड्रेस किया दोनों हाउसेस को, उसके बाद जब मोशन ऑफ थैंक्स प्रपोज किया गया तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थे राज्यसभा के अंदर, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे इसमें ऐड होने चाहिए, जैसे पिगासस स्पाईवेयर का मुद्दा ऐड होना चाहिए। क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा भारत सरकार की फेलियर ऑन कोरोना के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसके कारण इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे बढ़ गए, वैक्सीन ना पहुंचने या ना मिलने के प्रॉब्लम्स, इन सब को डिस्कस किया जाए, एड्रेस किया जाए। तो मोशन ऑफ थैंक्स में ये सारी बातें प्रपोज की गई बाय द अपोजिशन लीडर्स कि उस पर डिस्कशन किया जाए, बाद में इस पर वोट किया जाए। नॉर्मली कैसा होता है कि जब भी कोई नया प्रपोजल आता है मोशन ऑफ थैंक्स पे तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, बाद में उसको वोटिंग पे डाला जाता है। लेकिन इस बार राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट ने क्या किया कि पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये बातें तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगी मोशन ऑफ थैंक्स में। और पेगासस स्पाईवेयर को ना एक्सेप्ट करने के पीछे कारण उन्होंने ये बताया कि सिंस मैटर इज सब जुडिस, यानी कि मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, इस कारण से इस मुद्दे पे यहाँ पे बहस नहीं हो सकती। जबकि ऐसा नहीं होता है इन जनरल कैसा होता है कि पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेज मिले हैं, वो कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन कर सकती है इवन इफ दैट मैटर इज सब जुडिस, क्योंकि किसी भी मामले को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम सब जुडिस प्रूफ कर ही सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस है दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट। एक ना दूसरे तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो अपोजिशन पार्टीज के सवालों को लेने से मना कर देती है, कभी डिसअलाउ कर देती है, कभी कुछ और लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देती है फॉर सेशन या फिर फॉर द डे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इससे स्पीकर और जो वाइस चेयरमैन है राज्यसभा के अंदर या चेयरमैन है राज्यसभा के अंदर, उनके पोजीशन को लेकर के भी और उनके न्यूट्रलिटी को लेकर के भी कई बार सवाल उठते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about Assam ethanol production promotion policy 2021. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखिए एथेनॉल को लेकर के मैंने लगभग 1 महीने पहले भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो हाई स्टार्च कंटेंट जैसे कि शुगर केन, कॉर्न या सोरगम से निकाला जाता है। एथेनॉल की सबसे अच्छी यूजेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये है कि उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और उससे कोई खास इफ़िशियंसी पर असर नहीं पड़ेगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल से फ़ायदे क्या होंगे? इट मेक्स आवर पेट्रोल प्रोडक्ट क्लीनर, लेस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को कम कर देगा पेट्रोल से होने वाले पॉल्यूशन को अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो। दूसरा, ऑफ कोर्स पेट्रोल कैसे बनता है? क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके, और क्रूड ऑयल ज़्यादातर हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग करने लगे पेट्रोल के साथ तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल वो भी काफ़ी हद तक बच जाए। उसके अलावा इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एथेनॉल ज़्यादातर जो प्रोडक्शन हो रहा है एथेनॉल का वो हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी अगर हम ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे फॉर मिक्सिंग विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। और यही सब कारणों से भारत सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी रिलीज़ की थी 2018 में, जिसके हिसाब से 2025 तक हर पेट्रोल पंप पे जो भी पेट्रोल बिकता है उसमें कम से कम 20% एथेनॉल ब्लेंडेड होना चाहिए। अब इसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को ध्यान में रखते हुए आसाम सरकार लेकर के आई आसाम एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो पिछले साल अगस्त 2021 में ये पॉलिसी लाई गई। इसके मेन फीचर्स देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 जिसमें टारगेट रखा गया कि 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए एथेनॉल प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आसाम सरकार ये पॉलिसी लाई है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, आसाम की सरकार क्या करेगी कि कोई भी बाहर की कंपनी अगर आसाम के अंदर आकर के एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहती है तो उसको कई सारे बेनिफिट्स हम लोग देंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा 20% तक विथ कवरेज और विथ अ सीलिंग लिमिट ऑफ 5 करोड़। मतलब कि अगर आपकी मशीन है 10 करोड़ की
तो 2 करोड़ तक का, यानी 10 करोड़ का 20%, 2 करोड़ तक का सब्सिडी असम सरकार अपने तरफ से दे देगी। लेकिन दैट इज ओवरऑल विथ अ लिमिटेशन ऑफ 5 करोड़ या सीलिंग लिमिट ऑफ 5 करोड़, यानी कि 50 करोड़ तक है तो 25 करोड़ तक है तो उसका 20% 5 करोड़ सरकार देगी। लेकिन अगर 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, तब भी सरकार 5 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल सब्सिडी नहीं देगी। उसके अलावा पावर सब्सिडी दिया जाएगा ₹2 पर यूनिट। ये जो पावर सब्सिडी दिया जाएगा दैट विल बी गिवन अंडर इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम 2019, जिसमें पावर सब्सिडी ₹2 पर यूनिट देने की बात की गई है टू ऑल इंडस्ट्रीज हु डिसाइड टू इन्वेस्ट इन असम। लेकिन इसमें भी सीलिंग लिमिट है ₹75 लाख पर ईयर तक का। ये जो असम एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 है, इट इज़ वैलिड अप टू 31 मार्च 2026, यानी कि 5 सालों के लिए वैलिड है। अभी करंट न्यूज़ ये है कि ये पॉलिसी तो वैसे अगस्त 2021 में लाई गई थी, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत बाहर से एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को असम के अंदर इनवाइट किया जाए और उनसे इन्वेस्टमेंट कराया जाए। और इसी कारण से संडे के दिन उन्होंने 7 एथेनॉल बनाने वाले कंपनियों के प्रोमोटर से मीटिंग की और इन प्रोमोटर्स ने एग्री किया कि दे विल बी सेटिंग अप एथेनॉल प्लांट्स इन असम। और इसके साथ ही टोटल अब 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स या अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं जहां पे अलग अलग एथेनॉल प्लांट्स असम के अंदर लगाए जाएंगे अंडर दिस असम एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो लगभग 3,290 करोड़ का एथेनॉल प्लांट अलग अलग जगहों पे हमारे स्टेट के अंदर आने वाले 5 सालों में आ रहा है अंडर दिस न्यू पॉलिसी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये 95, जैसे ही आपने समझ लिया कि 95 नहीं है 75 है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। That's all from our side for today. Thanks for watching.